अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। ठोकर किसी पत्थर से अगर खाई है मैंने, ठोकर किसी पत्थर से अगर खाई है मैंने, मंजिल का निशान भी उसी पत्थर से मिला है। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K का एक और ताज़ा शुमारा और हम हस्ब दस्तूर आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद, आरजू और दुआ हमारे सभी नाज़रीन के लिए यही कि आप लोग जहां कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बसत सलामत रहें। अल्लाह ताला करे कि आपकी कोशिशें रंग लाएं और आपकी काविशों का आपको समर मिले। हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम भी कबूल करें। आज भी प्रोग्राम में दो मेज़बान हमेशा की तरह रहेंगे। आज मैं काजी मोहम्मद अमार और शर्फ मेज़बानी मेरे साथ हासिल रहेगा हुमैरा शफीक। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में करते हैं। नाज़रीन, हम भी उम्मीद करते हैं कि आप सभी खुशहाल होंगे, खैरियत से होंगे। आप जानते हैं प्रोग्राम के आगाज में अहम इत्तलात हम आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले आज दिन के हवाले से बताना चाहेंगे, आज दुनिया भर में वर्ल्ड UFO डे मनाया जा रहा है। जी हाँ, जिसका मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। नाज़रीन, आपको मज़ीद ये भी बताना चाहेंगे कि सबसे पहले 2001 में इस दिन को मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे पहले 24 जून को मनाया जाता था। उसके पीछे ये कारण है, ये वजह है कि अमेरिका में कुछ लोगों ने वहां पे एक खास ऑब्जेक्ट आसमान में देखा हुआ था। अगर हम अपने देश के बारे में ही बात करेंगे, हाल ही में 19 नवंबर को 2023 में इम्फल स्टेट, जो कि कैपिटल भी है मणिपुर स्टेट की, वहां की एयरपोर्ट के ऊपर कोई खास ऑब्जेक्ट देखा गया। UFO ही कहा जाता है इसे। कुछ टाइम के लिए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हाथ में नहीं आ गया, वो इनविजिबल हो गया। बहुत सारे लोग अमार भाई इसमें भरोसा करते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये मिथ है। बहुत सारी फिल्म्स हुमैरा इस मौजू पे बनी है। बिल्कुल। क्योंकि ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का सिलसिला और आपका तो ज्यादा इसमें इंटरेस्ट होगा क्योंकि बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट। जी, बीइंग इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो खैर है ही है, लेकिन ये स्टोरी टेलिंग के हवाले से जब मूवीज में हम देखते हैं इसको किस तरह से दर्शाया जाता है तो और इंटरेस्ट इसमें जग जाता है। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स इनकी ट्रेसेस तो देखी गई, लेकिन कभी इनको पाया नहीं गया और इन पर ज्यादा तहकीक करने का मौका नहीं मिला। ये अभी भी वही अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में ये दिन मनाया जाता है, ताकि इस हवाले से आगे ही बेदारी लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिसके जरिए से हमें डिटेल्स मिल सकती है UFOs के हवाले से, और आई विटनेसेस जो है ना उनको भी कवर कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात। खैर, ये तो आज के दिन की अहमियत के हवाले से कुछ बातें थी, लेकिन मौसम और ट्रैफिक के हवाले से भी हम अपने नाजरीन तक जो है अपडेट्स पहुंचाते हैं। खैर, कल जो है इस रवा मौसम का गर्म तरीन दिन रिकॉर्ड किया गया। 33.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ J&K में, कश्मीर में रिकॉर्ड किया गया और बहुत गर्मी में लगातार इजाफा हो रहा है। और कल मैं गया ये ज़्यादा गर्मन सतह तो इस जगह में AC की जरूरत की, तो हालांकि फैन वगैरह से काम चल जाता था, लेकिन अब जरूरत ये महसूस हो रही है कि AC मैं पे इंस्टॉल करूं। हम उसे ये कि गर्मी के मौसम में जो माहिरीन सेहत हैं
وہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ خود کو ہائیڈریٹڈ رکھیں، کیونکہ ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے کچھ لوگوں میں پھر ڈیزینس لگتی ہے، بیچ باسان ہمز ہیکت کم پتہ پہ ونان کہ وہرات پوری سہ اخ پنہ جائے اخ ایسے سو سان ٹریڈیشن من سان کسٹمن مز، مگر ات مز اخ بڑا اصل نسخہ کہ انسان تھائی پن پان ہائیڈریٹڈ، بیٚیہِ تمنٕے مشروبات ہُنٛد کر استعمال یم زن نیچرل واریاہ سافٹ ڈرنکس وغیرہ جوسز مارکیٹس مز اویلیبل، تہد استعمال تر پہ تہ سہ بحث طلب موضوع، مگر بہتر گو سُے اگر نیچرل سورس یم نیچرل مشروبات اگر تہدی یت استعمال کرو تیل روز صحت تہ ٹھیک، بیمار تہ روزن دور، تو یت گرم کس یت موسمس مز ات سۭتۍ لڑ کرن تہ گژھِ ذرا آسان۔ بالکل صحیح آپ فرما رہے ہیں۔ میں اپنی بات کروں، میں ہر ایک موسم میں اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھتی ہوں، 4-5 گلاسز لیتی ہوں دن بھر، اور فروٹس کو بھی کنزیوم کرنا چاہیے میرے خیال سے، جو بھی فریش فروٹس ہوتے ہیں۔ آپ نے جیسے بڑا فرمایا جو کولڈ ڈرنکس وغیرہ ہے وہ ٹیمپرری آپ کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں، یا تھوڑا بہت آپ کو اندر سے فریشنس محسوس ہوتی ہے، بٹ اٹ کی ناٹ سلام کی ہیں۔ بالکل صحیح۔ ویل ناظرین، آپ کو آغاز میں انتظار ہوتا ہے موسم اور شہراؤں کے حوالے سے جانکاری لینے کا۔ سب سے پہلے بتانا چاہیں گے آج سری نگر کا موسم بہت ہی خشک رہنے والا ہے۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 35، کم سے کم 21 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ 36، کم سے کم 28 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ شہراؤں کے حوالے سے بھی بتاتے چلے، آج نیشنل ہائی وے 44 پر بڑی گاڑیوں کو ادھمپور سے سری نگر آنے کی اجازت دی گئی ہے، وہیں مغل روڈ پہ چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مزید اطلاعات کے لیے جو دیے گئے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر موجود ہیں، ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارا، اور اپنے ناظرین کو اشارتاً یہ بتا دیں کہ آج پروگرام میں کیونکہ آپ کو انتظار رہتا ہے کہ گفتگو کس موضوع کے حوالے سے ہوگی، تو آج قوانین اور قوانین کی آگہی کے حوالے سے پروگرام میں گفتگو ہوگی، کیونکہ قوانین کی آگہی آپ کو ایک احساس شہریت دیتے ہیں اور آپ کو اس بارے میں بھی آگاہ اور مطلع کرتے ہیں کہ آپ کا نظم و ضبط، آپ کی زندگی کا طریقہ سلیقہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قوانین کی آگہی ہے جو آپ کو برے کاموں سے بچاتی ہے۔ کیونکہ بہت ہم نے دیکھا ہے کہ جب تک ہم کرائم کمٹ بھی نہ کر لیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس جرم کی سزا کیا ہے، کیونکہ لیگل اویئرنیس جو ہے بہت کم ہے۔ حالانکہ اب کئی سالوں سے کوششیں ہو رہی ہیں، اویئرنیس پروگرامز ہو رہے ہیں، اس طرح کے لیگل انسٹیٹیوشنز بنائے جا رہے ہیں جس سے یہ لیگل انفارمیشن ڈسیمنیٹ ہو، لوگوں میں آگہی اور بیداری پیدا کی جائے۔ کل سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1 جولائی سے ہی کچھ نئے قوانین کا اطلاق JNK میں ہوا، جس کے حوالے سے ایک آگہی کی مہم پورے JNK میں ایڈمنسٹریٹو سطح پہ بھی، عوامی حلقوں میں بھی، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں بھی اس مہم کا آغاز ہوا۔ اور اسی مہم کی ایک اور کڑی، کیونکہ ہم جہاں پہ دوردرشن کیندر سری نگر کی بات آتی ہے تو اویئرنیس پیدا کرنا، لوگوں میں لوگوں کو آگاہ کرنا، اس میں ہم پیش قدمی کرتے ہیں ہمیشہ، آج بھی یہی کریں گے۔ لیکن پروگرام کے آغاز میں آپ کو انتظار ہوتا ہے کہ کس موسیقی کے نغمے سے آپ کو ہم لطف اندوز کرائیں گے۔ آج بھی ایک بہت ہی منفرد آواز کا ہم نے انتخاب رکھا ہے، اسد اللہ یتو صاحب کی آواز میں پہلے دیکھتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں اس نغمے سے، اس کے بعد اپنے مہمان سے ملاقات کریں گے۔ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK۔
sarmas ditsam gastai lol sarmas ditsam gastai kol saryo lagi tosh kol saryo lagi tosh uch didav didarastai jo nastrudum nahosh hesgasiryos dil gum khastai jo nastrudum nahosh kalwa दुश्मन वनि मन कस्तई जो नस्तरूदुम नहोश हसगसिरियोस दिल गुम खस्तई जो नस्तरूदुम नहोश कलवा दर्द सो दस्तई जो नस्तरूदुम नहोश हसगसिरियोस दिल गुम खस्तई जो नस्तरूदुम नहोश खलवा रचीमी
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। अभी अभी आपने असदुल्ला साहब की खूबसूरत आवाज़ में गाना एंजॉय किया। आपको याद दिलाना चाहेंगे इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट आप डीडी कल्चर के अलावा यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि कल से हमारे देश के अंदर 3 क्रिमिनल लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस हो गए। आज इसी मौजू के हवाले से हमारे खास मेहमान के साथ बातचीत होगी। विल बी राइट बैक आफ्टर अ ब्रेक। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। वेलकम बैक नाज़रीन। बिला ताखीर आपकी मुलाकात आज अब अपने मेहमान से कराएंगे। जैसा कि हुमैरा कह रही थी कि जो 3 क्रिमिनल लॉज जिनका इतलाक कल से हो गया J&K में, उनके हवाले से बात होगी। अब चूंकि ये लॉज जो हैं रिप्लेस ही हुए हैं, वैसे हम जानते हैं कि कवानीन में तरमीम भी की जा सकती है, अमेंडमेंट्स भी की जा सकती हैं, लेकिन क्या ज़रूरत हुई, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इनको रिप्लेस ही करना पड़ा, उसके बारे में भी हम आप तक आज जानकारी पहुँचाएंगे। और ये कि आम इंसान को इन कवानीन से कैसे फ़ायदा होगा और इंसाफ हासिल करने का अमल इन कवानीन को मुतारिफ कराने के बाद कैसे मौसर होगा और तेज़ तर होगा। आज इन्हीं कुछ मौज़ूआत पर बात करने के लिए तशरीफ़ फरमा हमारे स्टूडियो में हमारी खुशबख्ती जहांगीर अहमद बख्शी साहब, जो कि पेशे से एक मुंसिफ हैं और आज कल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर हैं और इसी ओहदे पे फाइज हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। जहांगीर साहब, आपको बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। जहांगीर साहब, चूँकि कानून और इंसाफ जो हमारा एक डेडिकेटेड प्रोग्राम आता है लीगल अवेयरनेस, लीगल लिटरेसी और मुतल्लिका मौज़ूआत पे बात करने के लिए, उसमें तो आप काफ़ी मरतबा तशरीफ़ आवर हुए हैं, लेकिन आज हमें ये शर्फ मेज़बानी हासिल हुआ कि हम आप यहाँ पे होस्ट करेंगे और लोगों तक अवेयरनेस भी पहुँचाएंगे। खैर, कवानीन पे बात करने से कब इस प्रोग्राम में हम हमेशा दिलचस्पी रखते हैं कि जो एक शख्सियत की ज़ाती ज़िंदगी है, ज़ाती तजुर्बात हैं, मुशाहिदात हैं, उन पे हम बात करें। खैर, पहले तो मुझे आज कुछ अजीब सा लग रहा है। एक तरफ से वकील साहिबा बैठी हैं, दूसरी तरफ से जज साहब बैठे हैं, तो न जाने क्यों मुझे अपना आप मुजरिम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं एक कोर्ट रूम में हूँ। तो आप दोनों से गुजारिश होगी, आप मुझे कॉर्नर में ही करेंगे। मेरे कुछ आम और मासूमाना सवाल होंगे एज लेमन कवानीन के हवाले से, क्योंकि आपने जिस तरह से बाकायदगी के साथ इन कवानीन को पढ़ा होता है और इसके बारे में आपकी एक्सपर्टीज़ होती है, हमें नहीं होती, तो उसी तरह से आप मुझे भी थोड़ा सा स्लैग कट करेंगे। खैर, पहले इब्तिदाई ज़िंदगी, तालीम और तरबियत, बचपन की यादें वगैरह, थोड़ा सा टर्निंग द पेजेस, गोइंग बैक इनटू द पास्ट, थोड़ा सा हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने हमें मौका दिया। हमारी खुशबख्ती आप तशरीफ़ आवर। तो मैं ये अर्ज़ करूँ यहाँ पे कि मेरी जो इब्तिदाई तालीम है वो मेरे आबाई गाँव जो है मेरा रंबीरपुरा, उसको हम कहते हैं, केहरीबल भी कहते हैं। अच्छा, अनंतनाग, जो कि ज़िला अनंतनाग का एक गांव है, छोटा सा गांव है। तो तहसील जो है, तहसील हमारी मटन है। तो वहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर के फासले पर एक हिली जगह है जो सन टेम्पल बड़ी मशहूर जगह रही है वहाँ पे। तो उसी गांव में हमारी जो है इब्तिदाई तालीम एक सरकारी स्कूल में हुई है। अच्छा। तो 8 साल जो हमारे मतलब मिडिल स्कूल तक जो हमारी तालीम है अपने ही गांव में हुई है। उससे आगे की तालीम के मतलब वो ज़राए वहाँ थे नहीं। तो फिर जो मटन हमारा जो तहसील है, वहाँ हमारी जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहाँ फिर मैंने वो मतलब 9वीं जमात 10वीं 11वीं और 12वीं जो है हायर सेकेंडरी लेवल जो स्कूलिंग मेरी हुई है वो मटन से हुई। अच्छा। तो हस्बी मामूल जो हमारे यहाँ उन दिनों ये रहता था कि साइंस जो रुझान रहा है पेरेंट्स का भी, बच्चों का भी, कि इंजीनियरिंग और डॉक्टर्स का भी, तो बस उसी राह पे भी हमने भी कोशिश की है। पहले से डिसाइड किया हुआ था कि आपने जज बनना है, क्योंकि इस शोबे के लिए यू हैव टू
फर्स्ट ऑफ ऑल पास KCS एग्जाम्स, ये कह रहे हैं कि उस वक्त जो रुझान था पहले ये अगर हम देखेंगे उस तरह की हमें मतलब वो कुछ 97 की बात है, 98, तो उस तरह जो हर एक घर में मतलब माहौल था कि डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, ज्यादा करियर ऑप्शंस और उसमें अब 90s की दौर की अगर हम बात करें तो पेरेंट्स को भी यही लगता था कि मेरा बच्चा जो है जो उसका फ्यूचर है यही मेडिकल प्रोफेशन में है या इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में है। बाकी उतनी अवेयरनेस पेरेंट्स में भी मुझे लगता नहीं थी कि आगे भी इतना एक ऑप्शंस हैं जो काफी बेहतर है अगर हम अपने बच्चे को उस तरह से गाइड करें। तो मुझे याद आ रहा है कि जब हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, क्योंकि जब हम जाते थे तो जब वापस आते थे तो घर में ये माहौल बनता था कि आप ये दरबेदरी के तो डांट शांट वो रहती थी। तो लेकिन अगर हम अपने इस 20-25 साल का सफर देखेंगे तो आज का पेरेंट तो ये चाहता है कि मेरा बच्चा ग्राउंड में जाए, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाए। तो ये चेंज ना आप देख रहे हैं, पैराडाइम शिफ्ट है पेरेंट्स की थिंकिंग में भी। वो भी अब चाहते हैं कि डिफरेंट जो हमारे एरियाज हैं, जो फील्ड्स हैं, उसमें भी एक्सेल होने के चांसेस हैं, ग्रोथ का पोटेंशियल है अगर बच्चे को सही तरबियत हो या उसको सपोर्ट किया जाए उसके एंडीवर्स में, तो वो हो सकता मतलब है। क्योंकि उन्होंने यही मेडिकल का ही मतलब रुझान था, हर एक का अवेयर नहीं थी बच्चों में भी, मतलब जो एक कैरियर ऑप्शंस ढूंढते थे वो भी ज्यादा उनको नहीं था। तो फिर मेरा भी यही था कि मेडिकल प्रोफेशन ही को मैं चूज करके आगे चलूं, ये सेफ ऑप्शन है जी। अब उसमें ये भी था कि पेरेंट्स भी आपको गाइड भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं, सही मतलब वो आपसे चाहते हैं कि कभी कभार तो आप महज उस रीजन के लिए ही इंतखाब करते हैं किसी राह। ऐसा भी होता है कि आप सिर्फ उसी रीजन के लिए आप मतलब आपके कुछ जस्ट सोचते हैं, पेरेंट्स आपको चाहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे है, मैं इसमें एक्सेल कर सकता हूँ, बट देन एट टाइम्स आपको लगता है कि शायद मुझे उतना सपोर्ट नहीं है पीछे से कि मैं ये कर पाऊँ, और इस डिसीजन अगर ये टुमारो ये बैकफायर हो जाएगा तो सारा ब्लेम जो है वो इंसान को महसूस होता है कि मुझ पे ही गिरेगा। तो आई विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू जस्टिफाई माय डिसीजन। फिर ये कब रिडिस्कवर कब आपने किया कि अच्छा फिर ये इस पे फिर साइंस में मैंने दो तीन बार मैंने ये जो है डॉक्टरी के लिए ट्राई किया, एंट्रेंस एग्जाम विग्रेसली अपने हिसाब से कोशिश की, तो बट नहीं हुआ। अब साथ साथ मैंने वो जो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करता रहा, मैं तालीम का सिलसिला जारी रखा उसको, मतलब आई सिंपली डिडंट kept on this pushing for this एंट्रेंस एग्जाम। तो प्लान बी भी मैंने थोड़ा बहुत वो उस पर भी वर्कआउट करता रहा मैं जी। तो फिर मेरी ग्रेजुएशन जो है वो 2002 में कंप्लीट हुई, साइंस बैकग्राउंड में ही। अच्छा। तो उसके बाद जब वहाँ कॉलेज में थोड़ा बहुत ये एक्सपोजर मिला कि ये जो है सर्विसेज का भी है, सिविल सर्विसेज भी एक ऑप्शन है, वहाँ पे एक्सप्लोर भी किया जा सकता है, जो एक बेटर ऑप्शन है। वहाँ से मेरे जो वहाँ कोलीग्स हैं मेरे, उनसे बात होती रही, तो फिर थोड़ा मेरा ये जहन बना कि सिविल सर्विसेज के लिए भी ट्राई करना चाहिए। अच्छा। तो फिर जब चूंकि साइंस स्ट्रीम्स में इस तरह का एग्जामिनेशन बिट जो ऑप्शंस हैं डिफिकल्टी रहते हैं, तो फिर वहाँ से मतलब मेरे फैमिली में लॉ तो पहले से ही था। अच्छा। मेरे अंकल जो है उन्होंने बैकग्राउंड था तो देन ही गाइडेड कि ही टोल्ड मी कि लेट्स एक्सप्लोर दिस ऑप्शन नाउ। ओके। लॉ कहाँ से किया था फिर आपने? तो फिर उससे जो है कंसल्टेशन के बाद फिर मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में जो है वहाँ पे वो क्वालिफिकेशन का वो टेस्ट लेते हैं, वहाँ पे मैंने LLB के लिए फॉर्म भरा, वहाँ मेरी सिलेक्शन हुई, तो वहाँ फिर मैंने LLB से स्टार्ट किया। तो बाई चांस तो नहीं कह सकता, बट इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन इन कंसल्टेशन विथ माय अंकल एंड पेरेंट्स, देन आई ऑप्टेड फॉर दिस LLB। सर, चूंकि आप अभी एज सेक्रेटरी डलसा श्रीनगर फराइज अंजाम दे रहे हैं, ये बताइएगा ज्वाइनिंग कब हुई? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी से पहले मैं यहाँ श्रीनगर में स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट ट्रैफिक में तैनात था, और मई 2023 में मैं इस ओहदे पर फाइज हुआ हूँ। तो तब से जो मैं है इस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी श्रीनगर के ओहदे पर फाइज हूँ, और साथ साथ जो जिला की जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बदगाम है, उसका भी मैं कायम मकाम सेक्रेटरी अपनी फराइज अंजाम दे रहा हूँ।
جی یُس یہِ تۄہہِ شِفٹ کوٚروٕ مطلب تۄہہِ دوٚپوٕ کہِ گۄڈٕ اوس ساینس بیک گراوُنٛڈ پتہٕ کوٚروٕ تۄہہِ آپشن ایکسپلور لا بیٚیہِ یُس تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ مےٚ اوس ہمیشہِ پلان بی ییٚمہِ وقتُک تُہۍ ذِکر چھِو کران اَمہِ وِزِ اوس نہٕ زیادٕ یہِ پلان بی کانسیپٹ پلان سی کانسیپٹ کینٛہہ أکِس اکھ وتھ اوس اِنسان اِنتخاب کران پتہٕ تتھ وتہِ پٮ۪ٹھ کوٗتاہ برونٛہہ پکہِ ہا یا ہیٚکہِ ہا نہٕ پٔکِتھ یہِ اوس بِچارٕ پتہٕ تٔتھۍ وتہِ پٮ۪ٹھ روزان مگر أزکِس یتھ دُنیاہس منٛز أزکِس یتھ دورس منٛز ییٚتہِ وۄنۍ تعلیٖم واریاہ برونٛہہ پٔچ ییٚلہِ ماڈرنایزیشن ڈِجٹایزیشن آز تہِ چھِ مگر کینٛہہ سٲنۍ سٹوٗڈنٹس چوٗنٛکہِ تِم تہِ چھِ آسان یتھ پروگرامس وٕچھان تِمن چھُ آسان شوق یا چھُ آسان تِمن والدینن شوق نتہٕ چھُ پانس آسان شوق جیسے یہ سول سروسز کا رجحان اب بہت بڑھ گیا ہے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو دیکھ رہے ہیں ایک گلیمر ایسوسیٹڈ ہے ایک ٹھاٹ باٹ ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی آفیسرز بنے لیکن یہ کتنا ضروری ہے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اب ایک تو وہ سیلف ڈسکوری والی وہ مہم وہ جاری رہے اور بھی آپشنس کو ایکسپلور نہ کریں ایک ہی صرف آپشن کو ایکسپلور کریں اور ایک ہی آپشن پہ محدود نہ رہیں. ہاں یہ بہت ضروری میں جیسے میں نے عرض کیا کہ وہاں اس دور کی جب ہم جاتے ہیں اس دور میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں تو جو باقی ایکٹیویٹیز اس دور میں تھی اسپورٹس کا کوئی بھی آپ دیکھ لیجئے اتنا انکریجنگ ماحول نہیں تھا جی لیکن اب تو اگر آپ اسکول میں جائیں گے اسکول میں ٹیچرز کا بھی یہی فوکس تھا کہ یہ جو ہے آپ اسپورٹس میں نہیں ٹائم دیں گے یو ول فوکس آن یور اسٹڈیز ٹائم ٹیبل بھی اسی طرح سے بنایا جاتا اگر آپ جائیں گے وہاں تو ٹائم ٹیبل جو تھا یہی تھا صبح 10 بجے آپ کی مارننگ جو اسمبلی ہو گئی سب کچھ فوکس زیادہ تھا اکیڈمکس کوکریکولر ایکٹیویٹیز پہ زیادہ تو پیرنٹس کا بھی اب اچھا ریلیشنز میں جب آپ کسی جگہ جائیں گے تو یہی فوکس ہے آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے ہاں وہ پڑھائی میں جو اچھا ہے اسی کو ایکسیپٹ اسی کو سوشل ایکسیپٹیبلٹی زیادہ تھی تو جو باقی فیلڈس ہیں کانشیسلی ان کا وہ اگنور ہوتے چلے گئے مطلب ان کی طرف توجہ نہیں رہی اور جنہوں نے اس دور میں بھی اس میں کام کیا تو ان کی پذیرائی نہیں ملی اس کام کے لیے تو کیونکہ حالات بھی بہتر ہوتے چلے گئے باقی فیلڈس نے بھی مطلب جس میں انہوں نے گرو کیا ہے ان لوگوں نے بھی کام کیا تو یہ ریئلائزیشن کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی میں ہو گئی کہ بچوں کو یہ بتانا ان کو پہلے سننا یہ ضروری ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں کسی حد تک ہم جو مجھے لگ رہا ہے جو میرا تجربہ میں اسٹوڈنٹ جب میں تھا جو اب آج میں اسٹوڈنٹس دیکھتا ہوں یا میرے بچے ہیں تو میں یہ چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے جانی جائے یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح خاطر میں لائے تو زندگی کا تجربہ اتنا نہیں ہے جتنے مطلب میرا اتنا تجربہ نہیں ہے میرے پیرنٹس کا ہے تو جو میرا تجربہ ہے اتنا میرے بچوں کا نہیں ہے تو بائی اینڈ لارج کوئی بھی حتمی فیصلہ طے کرنے سے پہلے مجھے لگتا ہے بات کرنی بہت ضروری ہے جاننا بات بھی کرنی ہے اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے بچوں میں کس طرح کے خسائل ہیں کس طرح کے ٹریٹس ہیں کس طرح کے رجحانات ہیں ان میں کیونکہ آج کل اسکولز میں بھی ہم جب سائیکومیٹرک انالیسس کرتے ہیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ بچے کو میپ کیجئے اس کی پروگرس کو میپ کیجئے اور آبزرو کیجئے کہ اس بچے کا جھکاؤ کس اور ہے تو اسی حوالے سے پھر جب یہ بچہ آگے بڑھتا جائے گا پھر ہم اس کو کیریئر آپشنز دیں گے جہاں پہ اس کی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم یوں ہی کسی کیریئر آپشن کا انتخاب کریں یہ جانے بغیر یہ تجزیہ کیے بغیر کہ ہم اس لائق ہیں کہ نہیں کیونکہ بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ انجینئرنگ کر لی لیکن ڈیورنگ دا کورس آف دیٹ پروفیشنل کورس وی ڈسکورڈ کہ وی ڈونٹ بلانگ ہیئر تو پھر وہ ایک ایسی راہ گزر پہ ہم اٹک جاتے ہیں نہ وہاں پیچھے جانا ممکن ہوتا ہے نہ آگے بڑھنا ممکن ہوتا ہے تو آپ نے ایک بہت اچھا نقطہ ابھارا تو خیر ابھی ہمارا وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کے بعد ہم اخبارات کی سرخیاں بھی اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں تاکہ وہ اپڈیٹڈ رہیں اور اس کے بعد ہم قوانین کے حوالے سے جو انٹروڈکشن آف 3 کرمنل لاز اس کی تفصیل وغیرہ اور جو دیگر گوشیں اس کے بارے میں بات کریں گے ناظرین محترم یہ دلچسپ گفتگو جج صاحب سے جاری رہے گی آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے کے کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا I have a dedicated relationship manager for personalized banking. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟
مجھے بنا کوئی لانگ پروسیس کے آسانی سے ہوم لون مل گیا. آپ جانتے ہیں میرا بینک کون ہے؟ میں نے بنا بینک وزٹ کیے سیونگز اکاؤنٹ اوپن کر لیا. آپ جانتے ہو میرا بینک کون ہے؟ آپ جانتے ہیں ان سب کا بینک کون ہے؟ SBI. جب ملے گی سالڈ بینک کی سالڈ بیکنگ تب شان سے آگے بڑھے گا انڈیا. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. ویلکم بیک. دیکھ رہے ہیں آپ اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK. ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں جناب جہانگیر احمد بخشی صاحب، وہ سیکرٹری جلسہ سری نگر. آج کے موضوع کے حوالے سے ان سے اور بھی باتیں ہوں گی، لیکن فی الحال آپ تک پہنچاتے ہیں اخبارات کی سرخیاں. سب سے پہلے لیتے ہیں انگریزی اخبار سے یہ خبر: نیو کرمنل لاز وکٹم سینٹرک جسٹس اورینٹڈ ہوم منسٹر امت شاہ. جی ناظرین محترم، میرے پاس بھی ایک انگریزی روزنامہ اور آج صفحہ اول پہ انہی قوانین کے حوالے سے خبریں شائع ہوئی ہے. ایک اور خبر اسی اخبار سے: امپلیمنٹیشن آف نیو لاز ول انشور جسٹس اکوالٹی فار آل. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا says commencement of these laws breaks century-old shackles of colonial legacy. اگلی سرخی اردو روزنامے سے: حکومت ہندوستان میں صحت کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنائیں، ڈاکٹروں کو وہ وسیع احترام دینے کو یقینی بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم وزیر اعظم. وی دا پیپل عنوان کے تحت باٹم اسپریڈ میں انگریزی روزنامے میں یہ خبر شائع ہوئی ہے: ہاسپٹیلٹی آف کشمیریز ڈیورنگ امرناتھ یاترا ڈیمونسٹریٹس ڈیپ روٹڈ کلچر اینڈ انٹرفیتھ کوآپریشن امپیکٹنگ ہارٹس اینڈ مائنڈس آف پلگرمز. یقیناً یہ جو ایک تہذیبی رنگا رنگی ہے اور ہماری ثقافت میں یہ جو ہاسپٹیلٹی ہے، مہمان نوازی ہے، اس کا ایک نمونہ جو ہے امرناتھ یاترا میں پیش ہوتا ہے، جہاں پر آپ دیکھیں گے جب گفا کی طرف شردھالو جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کی اسسٹنس کے لیے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو بھی سماج کا حصہ ہے وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. جی اگلی سرخی انگریزی روزنامے سے: فرسٹ FIRs انڈر نیو لاز رجسٹرڈ ان جموں اینڈ کشمیر. ون مور نیوز، جیسا کہ عمار بھائی بھی آغاز میں کہہ رہے تھے، جولائی commences with heat wave. سری نگر ریکارڈ سیزنز ہاٹیسٹ ڈے ایٹ 34.3 ڈگری سیلسیس. جی ایک اور اردو روزنامہ میرے پاس اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے: وزیر اعظم مودی نے عالمی تجارتی کامیابیوں کے لیے جموں کشمیر کی تعریف کی. اگلی سرخی اردو روزنامے سے: کشمیر میں کسی بڑی سیلابی صورتحال کا بہت کم امکان، اونچے علاقوں میں بادل پھٹنے، زمین کھسکنے، مٹی اور پتھر گرانے کا امکان. سونم لوٹس ڈاکٹر مختار. جی یہ ایک کل سوشل میڈیا ہینڈلز پہ اور سوشل میڈیا پہ بالعموم یہ خبر ایک گردش کر رہی تھی، جس پہ لوگوں میں تشویش پیدا ہو گیا تھا کہ سیلابی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. تو اس میں جب محکمہ موسمیات سے ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے ہمیں مطلع کیا کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہے بھی تو ہم پہلے ہی قبل از وقت لوگوں کو مطلع کریں گے، ان کو آگاہ کریں گے. لوگوں کو پینک کرنے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. آخری اردو روزنامہ میرے پاس اور کھیل شائقین کے لیے خبر شائع ہوئی ہے: ہندوستانی خواتین ٹیم نے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے شکست دے کر سیریز جیت لی. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے کمرشل کا. یوں گئے یوں آئے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ JNK. بارامولہ کی شوگر بیماروں کے لیے خوشخبری. اب ڈاکٹر بشیر احمد لاو ایک DM اینڈوکرینالوجسٹ HOD سکیم ہر جمعرات کو صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک الحبیب پالی کلینک نیئر FCI ریلوے بارامولہ میں شوگر بیماروں کا علاج کریں گے. کال 9797061844. کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا.
वेलकम बैक। देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। चलिए सर, अब आज के जो हमारे मौजू है उसकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले बुनियादी सवाल यही रिगार्डिंग द लेटेस्ट 3 क्रिमिनल लॉज, कौन कौन से जो नए 3 कवानीन इंट्रोड्यूस किए गए और कब बिल पास होगी पार्लियामेंट में, इसके हवाले से ये बताइएगा कि क्या मकसद है इन लॉज को इंट्रोड्यूस करने का। हमारे पास पहले से ही मौजूद थे 3 कवानीन, तो मॉडिफिकेशन करने की क्यों जरूरत आ पड़ी? इन 3 कवानीन के हवाले से मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करूं कि ये कवानीन मौजूद थे हमारे, जैसे कि आपने बताया कि 200 साल से ये चल रहे हैं हमारे देश में। यानी अगर हम इंडियन पेनल कोड की अगर हम बात करेंगे तो इंडियन पेनल कोड वो कानून है जो ताज़ीरात बयान करता है। यानी कि सोसाइटी में अगर कोई जुर्म हुआ है तो उसमें क्या किया जाए, क्या सजा दी जाए, तो वो कानून है। इसको हम इंडियन पेनल कोड के नाम से जानते थे, तो IPC जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, ये 1860 के करीब बना है। यानी कि जब हमारा देश एक कॉलोनी था, यानी आजाद देश नहीं था, ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश रूल में था ये, तब ये कानून बना। तो उन्होंने कानून का जो नाम है, जैसे शेक्सपियर कहते हैं कि व्हाट इज इन ए नेम, तो नाम में क्या रखा है, बट नाम ये जाहिर कर देता है कि आप क्या चाहते हैं। इधर कहिर पड़ ना नाव क्या नाव नूर मोहम्मद बुझ पे तो इसे पर्सन इसमें जो कानून है ये नाम से जाहिर कर देता है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो ग्रेविटी उन्होंने क्या रखा नाम, इंडियन पेनल कोड, यानी कि इंडिया में सजाओं का कानून। तो ये नाम ही थोड़ा सा ये, अब देखिए अगर इसमें ये है कि आप सोसाइटी में ये बयान कर देता है कि सजा का कानून है, ये एक नेगेटिविटी है इसमें, नाम में एक नेगेटिविटी है। हम इसमें मनफी तासुर मिलता है, एक मनफी तासुर है इसमें। तो कानून साजिया ने इसमें क्या किया, पहले तो नाम में वो दुरुस्ती कर दी, एक पॉजिटिव और बैलेंस अप्रोच कर दिया। क्या बताया कि हम इसको भारतीय न्याय संहिता बताया। यानी कि अगर हम ये जो है संस्कृत के अल्फाज हैं, लेकिन अगर इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये है कि जस्टिस, यानी कि वो कानून जिससे भारत में इंसाफ किया जाएगा। यानी कि ये चीज इसमें मतलब नाम में चेंज हुआ है। सजाओं, इस कानून का मकसद तो सजाएं बयान करना है, लेकिन उन सजाओं का भी अगर हम मकसद देखेंगे कि वो सजाएं हम क्यों सुनाते हैं या क्यों बताते हैं, मकसद ये नहीं है कि हमें उसको सजा देना है, मकसद ये है कि सोसाइटी में हमारे साथ जाति हुए हैं, उस जाति में इंसाफ किया जाए। मतलब ये नॉमेनक्लेचर इसीलिए चेंज किया, ये नॉमेनक्लेचर इसलिए चेंज किया है कि एक हम वो चीज बताएं जो मस्बत है, जो मतलब स्टेट, अगर हम नेशन स्टेट की बात करते हैं वो बताएं, ये इस नाम में। इसके साथ साथ जो हमारा जाबिता है, मतलब जब अगर हम सोसाइटी में कोई जुर्म होता है या जराइम हो जाते हैं, तो इन जराइम में इंसाफ कैसे किया जाए, अदालतें वो इंसाफ कैसे करती हैं, या जो हमारा निज़ाम अदल है इससे वाबस्ता जो इदारे हैं वो ये इंसाफ कैसे करेंगे। मतलब पुलिस एक बड़ा इदारा है जो हमारा लॉ एनफोर्समेंट है, ये जो हमारा निज़ाम अदल है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, पुलिस जो है बहुत बड़ा इदारा है, मतलब काफी सारा इन पे इंसार करता है। अगर सोसाइटी में किसी भी जगह कोई क्राइम हो जाता है, कोई सरजद हो जाता है, कोई वाकया, तो पुलिस उसमें क्या करेगा, कैसे शहादत लेगा, कैसे विक्टिम को सुनेगा, कैसे जिसने किया है, ये एक व्हीकल है। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो व्हीकल से हम चलते हैं, हमें मकसद है वहां जाना, ये है। अब इंसाफ का व्हीकल ये है, ये प्रोसीजर जो है, ये प्रोसीजर पुलिस ऑफिसर है जो इसको डील करेगा, ये उसको भी उसी ज़ाब्ते के हिसाब से चलना है। जब उसने अपनी वो सारी कार्रवाई मुकम्मल की, अब ये कोर्ट में पेश करेगा, कोर्ट को ये तय करना होता है कि सच क्या है, गलत क्या है। ये कोर्ट कैसे करेगा, क्या ये जज साहब की सवाबदीद पर है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन पर है कि वो मतलब आएगा, इसको सुनाएगा सजा, उसको सुनाएगा सजा, उसको बरी करेगा, ऐसा भी नहीं है। वो किन जवाबित है, किस जवाबित के तहत ये इसमें ये डिसाइड करेगा, वो ये प्रोसीजर है। वो ये प्रोसीजर जो है, ये सारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से हैं, से वाबस्ता है, उनको इस प्रोसीजर से चल के वो इंसाफ करना है। क्या बात, वो इंसाफ ये जो है, इसमें क्या नाम था, इसमें जो पहले नाम था कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी कि क्रिमिनल से डील करने का प्रोसीजर। ठीक है, हमने इसको क्या किया, ये जो कानून साजिया ने ये इसको बताया कि ये है भारतीय नागरिक सुरक्षा। क्या बात,
यानी कि वो कवानीन या वो कानून जिससे हम अपने जो भारत की जो अवाम है, जो हम इनको प्रोटेक्शन कैसे दिया है, उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे फराहम करें, ये वो कानून है। मतलब ये इनके जो नामों से जो रिफ्लेक्ट हो जाता है कि क्या चाहती हैं। बिल्कुल। तो इसके साथ साथ अब शहादत कैसे लेनी है, मतलब किसी भी क्राइम को, किसी भी जुर्म को आप कैसे साबित करेंगे जी, एविडेंस होना चाहिए। तो उसके लिए एविडेंस होना चाहिए। अब ये क्या क्या चीजें एविडेंस है, किस चीज को पुलिस ऑफिसर, किस चीज को अदालत ये मान के चले ये एविडेंस वाकई में है, ये काबिल कबूल है, इस पे भरोसा किया जा सकता है, तो वो सारी जवाबित जो हैं इनको जो हमारे 200 साल का तजुर्बा है उनको मिला के कानून साजिया को ये लगा कि हमें अब इससे बेहतर की तरफ जाना चाहिए जी। तो इसमें अगर हम थोड़ा आगे बात के चलें तो मैं थोड़ा तफसील से बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हम इसमें हैं। इसमें ये जो नामों का जो है नॉमेनक्लेचर, ये इसकी मतलब उस बैलेंस तरीके से लोगों को बताया जाए कि हम क्या चाहते हैं। सही। और जब हम स्टेट की बात करते हैं तो वो क्या चाहता है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, जब हम वो जिम्मेदारी देखते हैं उनमें अव्वलीन फराइज जो स्टेट के हैं, जो सरकार के हैं, वो है अवाम का तहफ़्फ़ुज़, इनकी इज्जत, इनकी बहबूद, वो सारी चीजें मिला के हैं। तो वो ये कैसे बताएंगे लोगों को कि हमारे जहन में ये चीजें हैं जी। तो कानून साजिया वो कहता है वो अपने कवानीन से अपना माइंड मतलब डिस्क्लोज करते हैं कि हम लोगों के लिए क्या चाहते हैं। तो जब हम ये कवानीन पढ़ते हैं इनसे हमें पता चलता है कि सरकार जो मतलब नेशन जो पार्लियामेंट है हमारा, जो कानून साजिया है, वो कितना हमारे बारे में सोचता है, संजीदा, मतलब वो कितनी संजीदा है, क्या वो मुल्क के लिए कैसे वो अपनी बेहतरी चाहते हैं। तो इसमें अगर हम थोड़ा पास्ट में जाएंगे तो ये कवानीन जैसे मैंने अर्ज किया कि मतलब जब हम कॉलोनी थे तब ये कवानीन बने हैं, तब से जो हमारी जो अदालत आलिया है या अदालत उज़्मा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उन्होंने इन कवानीन के बारे में मतलब मुख्तलिफ जजमेंट्स में ये बताया है कहाँ पे क्या है। तो इसके साथ साथ जो हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है या मतलब मुख्तलिफ कवानीन को जायजा लेने के लिए कमेटीज भी बनी हैं, इन सारी कमेटीज, अगर मलीमत कमेटी की हम बात करें या कानून से जो डिबेट्स हुए हैं, उन सब में ये जो लॉ रिफॉर्म्स की बात हुई है कि ये हमारी सोसाइटी जो है इसमें जो कवानीन मौजूद है इनमें बेहतरी लाने की जरूरत है। ये ऐसा भी नहीं है कि हमने 1 साल या 2 साल में किसी चीज को लगा कि ये लाना चाहिए तो हमने लाया, ये पूरा ऐसा भी नहीं है का तजुर्बा। अब ये है ये कवानीन हमारी सोसाइटी में चले हैं 200 साल तकरीबन, तो सारा तजुर्बा है। अच्छा, इन सारे तजुर्बात से जो हमें इसमें, क्योंकि इंसान जो है अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं ये तरक्की करती रहती है, जैसे साइंस तरक्की करता है, जैसे दूसरे इदारे, इसी तरह जो सोसाइटी जो है ये भी तरक्की करती रहती है। बिल्कुल। अगर हम 10 साल या 20 साल पीछे चले जाएंगे तो हमारी जो कम्युनिकेशन, मोड ऑफ कम्युनिकेशन था वो कुछ था, लेकिन अगर हम आज देखेंगे वो जरा बदल गए वो चीजें। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, ये लॉ ऑफ नेचर है। अब अगर इस आम हम ज़बान में पन्ने नाज़रीन मानो कि क्या गो तब्दील, व्हाट चेंज। हाँ, अगर हम ये कहेंगे कि अगर हम देखें इंडियन पेनल कोड जो हमारा है ये तब्दील होकर जैसे मैंने बताया कि न्याय संहिता बना है। इस न्याय संहिता में अगर हम देखेंगे जराइम जो है मतलब जिसको मारूफ हम मानते हैं, इंसान को वो जब खालिक कायनात ने बनाया तो उसको अक्ल के साथ दे दिया, यानी कि जो इंसान का जो अंदर का जो वजूद है ये इसको कोई भी एक्ट जब ये सोसाइटी में करेगा ये इसकी अंदर जो इल्हाम जो खालिक कायनात ने इसके वजूद में रखा है ये वो उसको पता लग जाता है कि ये मैंने सही किया या ये मैंने गलत किया। एक ज़मीर की अदालत होती है अंदर इंसान के अंदर। तो जब हम किसी के घर में जाके चोरी करेंगे, कानून को आप छोड़ दीजिए, हम कानून की अभी बात नहीं करेंगे, मॉरल ग्राउंड्स पे ये है इंसान को खुद ही लग जाता है कि अंदर से एक आवाज आ जाती है कि मेरे हाथों से एक जुर्म हुआ है, गलत हुआ है। तो इसको अब सोसाइटी का एक आर्डर जरूरी है। अगर इंसान जाके पहाड़ों में जाएगा तो उसको कानून की जरूरत नहीं है। अब हमने अब आज के दौर में हम नेशन स्टेट्स में हम सोसाइटी को जानते हैं, मतलब हमारा मुल्क जो है इसमें जो रहने वाले हैं हम इस मुल्क के साथ जुड़े हैं। अब इस सोसाइटी में 1.4 बिलियन के लोग रहते हैं, इन सब को साथ चलाना, इस सारे निजाम को साथ चलाना में पूरा संगठन पूरा ये हमें ये देखना है कि आपके हुकूक की पासदारी भी रहे लेकिन मेरी स्पेस जो है वो भी रहे। तो हम सोसाइटी की बुनियाद पर देखें तो कानून की जरूरत पड़ती है। सही बात। सबको साथ चलाने के लिए अब इन कवानीन में क्या हुआ,
कुछ चीजें जो आउटडेटेड हो गई, यानी इस 200 साल से जो जरूरत नहीं है उसको मनसूख खत्म किया गया, और उसके साथ साथ जो हमारी सोसाइटी में नई नई चीजें आ गई उनको एब्जॉर्ब करने का, इंट्रोड्यूस करने का वक्त जो कानून साजिया ने महसूस किया कि जरूरत आ गई है, तो उन चीजों को एब्जॉर्ब करके लाया गया है। सही। मसलन मैं आपको एक अर्ज करूं कि पहले जो हमारा फौजदारी कानून ये था, इसमें ये था कि सजा देना है जी। तो अब इन्होंने क्या किया कि कम्युनिटी सर्विस एक सजा के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि अगर कोई जुर्म है जो मामूली सा जुर्म है, वो खुद भी इस निज़ाब्ते ने बयान किए हैं, कोई न्यूसेंस करता है पब्लिक प्लेस में, मतलब इंटॉक्सिकेटेड की हालत में जी। अब उसको ये एक मतलब वो उस हालत में चला गया, एक उसने कुछ चीज अपने पी है या डाली है जिस्म के अंदर, उससे नशावर चीज वो है कि अपनी मतलब वो अपनी नहीं रहा उसको, उसने कोई हरकत की वहां पे। अब जब इसको रियलाइज हो गया, वापस आ गया अपने होश हवास में, तो उसको गलती का एहसास हुआ। अब हम ऐसे शख्स को क्या जेल में डालेंगे? रिहैबिलिटेशन के अब उस कानून साजिया ने क्या किया कि ऐसे लोगों के लिए नहीं, अब इससे गलती हो गई है, इसको एहसास है, इसको हम कम्युनिटी सर्विस में लगा देंगे। यानी कि हम इसे ये कहेंगे, अदालत इसको कहेगी कि आप इसमें 10 पेड़ लगाओ हमारी इस धरती पर, आप ऐसा करो, आप ट्रैफिक कानून के जो इम्प्लीमेंटेशन में पुलिस की वॉलंटियर आप काम करो, यानी वो सजाएं जो है वो अदालत को तय करनी है। कम्युनिटी सर्विस इससे पहले हमारे कानून में एज ए मोड ऑफ पनिशमेंट नहीं था। पहली बार ये इंट्रोड्यूस हुआ है। सर, इसके अलावा जो टेररिस्ट एक्ट है उसको भी अब शामिल कर दिया गया था। अब मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल जो है एक्टिविटीज एक्ट वो अवेलेबल था, तो अब क्या जरूरत आ पड़ी इसको इंट्रोड्यूस करने की, और अब फर्दर इन दोनों एक्ट्स में से कौन इम्प्लीमेंट होगा? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा ये जो सवाल है इसमें दोबारा है। जैसे कि आपने अर्ज किया कि जो टेररिस्ट एक्ट है जी, ये पहले से ही इसमें एक बाज़ाब्ता एक स्पेशल लेजिस्लेशन जो है काम कर रही है जी। और उसमें जो कार्रवाई करने के लिए जो पुलिस है उसका इदारा स्पेशल है, अदालत का एक अदारा स्पेशल है जी, और इन चीज़ों को डील करने के लिए बाज़ाब्ता एक मैकेनिज्म मौजूद है। लेकिन इस मैकेनिज्म के बावजूद भी कानून साजिया ने इस टेररिस्ट एक्ट को इस संहिता में डिफाइन किया, न्याय संहिता में डिफाइन किया, इंट्रोड्यूस किया, जो कि पहले नहीं था। जो ताजीराती कानून था पहले उसमें नहीं था, इसमें डाला। अब जैसे आपने सवाल किया कि ये क्यों डाला इसमें, उसमें यह है कि जो भी अगर चूंकि जैसे मैंने किया कि देश हमारा बहुत बड़ा है, उसमें स्पेशलाइज्ड तरीके से ये था कि इख्तियार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, यानी सारी चीजें जब क्राइम हो, ऐसा क्राइम हुआ, स्टेट गवर्नमेंट पहले इसको, पुलिस इसको कलमत करेगी, दर्ज करने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि वो इस इन्वेस्टिगेशन को अपने हिसाब से अपनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी से इन्वेस्टिगेट करेगी, इन्वेस्टिगेट करने के बाद स्पेशलाइज्ड कोर्ट में जाएगा। अब ये जो है सिस्टम टफ है, ये जो स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म है। अब चूंकि ऐसे वारदात हैं जो टेररिस्ट एक्ट है लेकिन उसकी संगीनगी इतनी नहीं होती, यानी कि उसको डील करने के लिए भी क्या हमें ये मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए? कानून साजिया को ये जरूरत हुई कि नहीं, जो हमारी स्टेट पुलिस हैं, जो स्टेट जो अथॉरिटी पर पूरे जो स्टेट्स है, उनके पास भी इख्तियार होना चाहिए। उस चीज को कवर करने के लिए, उस चीज को डील करने के लिए उन्होंने इस जुर्म को यहाँ भी इंट्रोड्यूस किया, यानी जो हमारा ये संहिता बना है इसमें भी डाला है, यानी अब पुलिस के पास भी पावर, यहाँ पे भी डील करने के पावर है, वहाँ भी डील करने के पावर है। लेकिन अब दो में से एक ही जगह पे हो सकता है, दोनों जगहों पे नहीं कर सकते। कानून का ये उसूल है कि अगर किसी ने सरजद कोई गलती की है उसको हम एक बार ही उसको ट्राई करेंगे, एक बार ही सजा भी दे सकते हैं। अब चूंकि कानून दो है, दो में से हम एक ही कर सकते हैं। वो पावर जो है डिस्ट्रिक्ट में जो हेड है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, एसएसपी जिसको हम कहते हैं, उसका इख्तियार है। वो इस हालात वाक़ात का जायजा लेके फिर कोई उसको डील करना है कि अब मुझे इसको संहिता में डील करना है या मुझे एनआईए में डील करना है। ये बहुत अहम पॉइंट है कि अब जो है पावर उस डिस्ट्रिक्ट हेड को ही दे दिया गया। एक और जो हम नुक्ता कल से सुन रहे हैं, एक तो हम जैसे आपने कहा कि अब तरसील के ज़राए चेंज हो गए हैं। पहले तो लेटर्स, खत किताबत का वो सिलसिला था, अब ई मोड में हम सब आ गए हैं। तो हमने कल से सुना कि अब
EFIR और 0 FIR भी इसमें कुछ इंट्रोड्यूस हो गए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये गुफ्तगू जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। शौक जज्बात की एक नई जंतर यमसार वनस बरदार कासम सियार बोझे ओ निका दिया ढोला सोना दिया ढोला उसने आने लगे सोने महीने पंज पता से 12 नचल मोरनिए रस्ते मजदूर को आशिक खत नींद नाय रावाड़ा वतन हम आज आपको एक ऐसे रंगीन सफर पे ले जाने का इरादा रखते हैं जहां हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन टैलेंटेड बैंड्स को देखने और सुनने का मौका मिलेगा। जी वेलकम बैक। ये कुछ नए प्रोग्राम्स के हवाले से एक प्रोमो देख रहे थे आप। हम आज बात कर रहे हैं जो 3 नए कवानीन JNK में जिनका इतलाक हुआ 1 जुलाई से, उनके हवाले से बात कर रहे हैं जहांगीर अहमद बख्शी साहब से, जो कि हैं सेक्रेटरी डलसा श्रीनगर। सब चूंकि कवानीन के हवाले से तफसील दरकार है, लेकिन हमारे पास वक्त उतना नहीं है कि हम तीनों कवानीन पर तफसीलन गुफ्तगू कर सकें। जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए मैंने अभी एक इस्तफसार किया कि मैंने कल सुना 0 FIR और EFIR, वो हमारा मुझे कह रही थी कि CRPC में आता है। आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो थोड़ा सा आप मेरे लिए भी और नाज़रीन के लिए भी कि वो क्या है। अर्ज करूं कि जो 0 FIR पहले भी होता था, लेकिन हमारी पुलिस में थोड़ी रिलेक्टेंस ये थी कि जुरिडिक्शन देखते थे। यानी कि कानून में ये है कि जहां क्राइम हुआ है वहीं पे उसी थाने को ये इख्तियार हासिल था उसमें रजिस्टर करने का, इन्वेस्टिगेशन करने का। इसमें तरमीम बामल आकर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अब इंट्रोड्यूस किया गया कि आप किसी भी जगह क्राइम हुआ हो, रिपोर्ट के इख्तियार हर एक को दिए गए हैं। उसको रिपोर्टिंग के तरीके में भी चेंज है, यानी कि रिपोर्ट आपको फिजिकली पहले जाना होता था, अब ये है इसमें जो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल का रेवोल्यूशन हुआ है उसमें यह है कि आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। उन कम्युनिकेशंस को मतलब इंट्रोड्यूस किया गया है, कानूनी तौर पर उनको रिकॉग्नाइज किया गया है जमाने के तकाजे। सर अब ये भी यहाँ पे सवाल उठता है, अब बहुत सारे केसेस जो पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट्स के अंदर, उन पर नए कानून जो कवानीन आ गए हैं वो लागू होंगे या फिर पुराने कानून है? इज इट रिट्रोस्पेक्टिव? हाँ नहीं, इसमें मैं ये अर्ज करूं कि ये जो है ये कवानीन जो है हम 1 जुलाई 2024 से ये नाफिजुल अमल हुए हैं, तो
जो भी यकम जुलाई से होगा उन चीजों की कार्रवाई इन कवानीन के तहत होगी। इससे पहले वाले जो हैं जो रजिस्टर हुए हैं उनमें जो पुराने कवानीन हैं उन्हीं के हिसाब से कार्रवाई में लाई जाएगी। अच्छा, मेरा एक सवाल कि आज भी मतलब इतनी लीगल अवेयरनेस लीगल लिटरेसी के बाद भी लुक खैर मंगा कि अदालत वानो निश नजात क्या इसकी टाइमली रिड्रेसल या पन अदलिया पन टाइम लगान, मतलब आपको तहकीक करनी है, आपको तशखीस करनी है, फिर आप सच्चाई तक पहुंचते और लोगों को इंसाफ मिलता है। लेकिन ये जो नई मॉडिफिकेशंस हुई, ये जो नए कवानीन इंट्रोड्यूस हुए, क्या आपको लगता है कि इससे लोगों को राहत पहुंचेगी और ये जो इंसाफ हासिल करने का अमल है इसमें सूरत और तेजी आएगी? यहाँ पे भी मैं ये अर्ज करूँ कि ये जो हम डिले जो ताखिर हम जो अदालतों में होता है, इस तरह से जो हम किसी भी सिस्टम को डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि क्या इलनेस है जी, रूट कॉज क्या है। डॉक्टर के पास जब भी कोई पेशेंट आता है तो वो उसको बताता है कि ये दूध क्या है, मतलब क्या मैं प्रिस्क्राइब करूं। इसमें ये जो कवानीन जो लाए गए हैं इनका ये भी है कि जो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में हैं उन प्रॉब्लम्स को नोट आउट करके उनको निकाला जाए, रिजॉल्व करने की कोशिश की जाए। जो डॉक्टर एक्सप्लोजन हमारी कोर्ट्स में है, मतलब कितना काम हो रहा है वो एक बात, लेकिन अब इस सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए। मतलब कोर्ट का ये है कि रूल ऑफ लॉ इसमें ये है कि हम दूसरे को सुनने के बगैर कोई फैसला नहीं ले सकते। सही बात है। अब ये दूसरे को जरूरी दोनों फ्री के, एक तो कंप्लीट लेके आ गया, लेकिन दूसरे की क्या बात है उसको सुनना भी जरूरी है। उसको लाने का कोर्ट का मैकेनिज्म है, उसमें ताखिर होती थी। यानी कि मुझे दूसरे को ये बात बताना है कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप बताइए आपका क्या कहना है। उसमें हमारी फिजिकल मोड ये है कि हमारा ये हम जिसको सामान भेजते थे, सामान पुलिस भेजा था, कभी अवेलेबल नहीं होता था, उसको सर्व नहीं होता था, वजूहात की वजह से उन चीजों को कर्टेल करने के, उस चीज को बेहतर बनाने के लिए भी ये मोड का जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। ये कि आप उसको व्हाट्सएप पे भी डाल सकते हैं, उसको ईमेल भी कर सकते हैं, इन चीजों को रिकॉग्नाइज जवाब भी तलब कर सकते हैं, उनके जवाब भी तलब कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो कोर्ट की कार्रवाई है, अच्छा पहले तो ये है कि आना पड़ता था मुलजिम को वहां, अब ये है कि वर्चुअल मोड को रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे कोविड में हमारे मतलब सारे इदारे बंद हुए, कोर्ट ने ई मोड पे शिफ्ट किया, हमने कानूनी तौर पे इस पे अब शिफ्ट किया। किसी की गवाही लेनी है, उसको जरूरी नहीं है कि कोर्ट में, जैसे हमारे मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं या एक्सपर्ट कोई होता है, फॉरेंसिक्स का होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम उसकी कार्रवाई को हम ले सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम पूरी तरह से तैयार है इन नए लॉज के लिए। हाँ, क्योंकि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको भी मेरे ख्याल से ट्रेनिंग देने की जरूरत थी। हाँ, जो नए मिनिस्ट्री ऑफ जो है लीगल अफेयर्स यूनियन ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस बारे में पूरे मुल्क में एक मुहिम चलाई है कि कैपेसिटी बिल्ड की जाए इन कवानीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर की बात करें तो यहाँ जो पुलिस के जो अहदेदारान हैं उन्होंने भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनको कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए जो है ट्रेनिंग अमल लाई है। और मुझे उम्मीद है कि पूरा मुल्क इस चीज को एब्जॉर्ब करेगा, इम्बाइब करेगा और इससे फायदा होगा और इससे लोगों को फायदा ही पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जहांगीर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत बातें करनी थी लेकिन वक्त की कैद है और घड़ी ये इशारा कर रही है कि अब हमें अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करना होगा। खैर, आज आप पहली दफा गुड मॉर्निंग में आए हैं, इंशाल्लाह ये सिलसिला अब आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि तशनगी जब रहती है, तशना लबी रहती है, तो हम और फिर शख्सियात को मदऊ करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। खैर, आज थोड़ा सा ओवरव्यू हमने दिया अपने नाजरीन को इन 3 कवानीन के हवाले से। तो खैर, जितनी आगही बढ़ेगी लोगों में, जितने अपने हुकूक की आगही होगी, कवानीन की आगही होगी लोगों में, तो इस माशरे में अमन और इस्तेहकाम भी रहेगा। एक इंसान को एहसास शहरियत भी होगा कि मुझे किस तरह से, मेरा नज़्म ज़ब्त किस तरह से होना चाहिए, मेरा तर्ज ज़िंदगी किस तरह से होना चाहिए, और उससे जराइम भी थोड़ा सा कम होंगे। और जैसा आपने कहा कि जो मुजरिम है उसको डील करने का जो अब हमारा ज़ाब्ता है कि उसको कम्युनिटी सर्विस में हम इन्वॉल्व करें, ये एक बहुत वेलकमिंग स्टेप है। ये तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पे, बहुत अच्छे मौजू पे गुफ्तगू हुई और इससे भी हमारी मालूमात में इजाफा हुआ। लेकिन इस वक्त अब वक्त हुआ चाहता है कि हम प्रोग्राम कंक्लूड करें। मुझे और हुनारा को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में, किसी नए मेहमान से गुफ्तगू करेंगे, किसी नए मौजू पे बात होगी। तब तक आप हमारी नशरियात का लुत्फ लीजिए और जो नए प्रोग्राम्स हमने आपके लिए बनाए हैं उनका भी लुत्फ लीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।